हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप सब के साथ इस बीटीसी स्टडी चैनल पे विगत कुछ महीनों से जुड़ा हुआ हूं। ओनली 2 या फिर 3 मंथ्स होने वाला है इस चैनल को क्रिएट किया हुआ, और यहाँ पे आप लोगों के साथ हम अपनी बातों को साझा करते हैं। फिजिक्स में बातों को साझा करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को पता ही है कि हम ऑफलाइन में संस्कृत का भी क्लास ताबड़तोड़ क्लास करते हैं। और अब हम आप लोगों के इस चैनल पे, जैसा कि पहले बताया था और आज ही बता रहा हूं, आप लोगों को इस चैनल पे आज से संस्कृत का क्लास ताबड़तोड़ क्लास मिलना शुरू हो गया है। आप लोगों को बीच बीच में एक एक वीडियो करके दिया जाएगा। जी हां, आप लोगों को एक दिन छोड़ एक दिन या फिर 2 दिन भी छूट सकता है, लेकिन एक वीडियो दिया जाएगा। बस इतना ही जितना दिया जा रहा है आप लोगों को। हो सकता है कि सप्ताह में आप लोगों को 2 वीडियो मिले, या हो सकता है कि सप्ताह में आप लोगों को संस्कृत का 3 वीडियो मिले, फिजिक्स का मिलेगा आप लोगों को। लेकिन इसके लिए हम संस्कृत के लिए बोल रहा हूं कि हो सकता है 2 ही वीडियो मिले आप लोगों को। हो सकता है 2 ही वीडियो मिले, या नहीं तो हो सकता है आप लोगों को 3 वीडियो मिले सप्ताह में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर 3 ही वीडियो मिलता है सप्ताह में तो सोच सकते हैं 4 सप्ताह हुआ, और 4 या 12 यानी कि महीना का 12 वीडियो आपके सामने आएगा। और अगर आप लोग उन्हें देखते हैं तो कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कहीं भी, कहीं ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे बस इसी चैनल के माध्यम से। एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, संस्कृत में एक चीज हम आपको रटने नहीं देंगे, जैसे कि फिजिक्स में रटने नहीं देते हैं। बस आप लोग हम पे भरोसा करके देख सकते हैं। तत्काल इस आज के लेक्चर को ध्यान से देखिए कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख लिए होंगे कि जो आपका लेक्चर होने वाला है वो कारक के लिए होने वाला है। संस्कृत ग्रामर में एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा हम नहीं बोल सकते हैं, बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को तोड़ करके इतना छोटा बनाया गया है, इतना हम छोटे से छोटे, हम मतलब आसान तरीका में बनाकर लाए हैं आपके इस वीडियोज के माध्यम से कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि आज का क्लास जो है ये कैसा क्लास है। उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्हें पता है ये बात भी कि हम संस्कृत ग्रामर में या फिर संस्कृत बुक बोले, इसमें उसे रटने का कभी अवसर हम नहीं दिए हैं और इसमें भी नहीं देंगे। बस आप लोग से इतना तो जरूर आग्रह करेंगे, इतना तो जरूर आप सब पे विश्वास है कि आप सब ध्यान से क्लास देखेंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे वीडियोज को। और इन्हें आप नोट नहीं भी करते तो मत कीजिए नोट, बस ध्यान से सुनिए इसे। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर कभी आप लोग इन्हें देखते हैं तो पुनः आप लोगों को तमाम चीजें स्मरण में आ सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम जो होती है वहां पे ढेर सारा क्वेश्चन कारक से भी आता है, लगभग 5 से 7-8 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है वहां पे। उसके बाद भी कारक जो है हमें मतलब जो सरकारी बुक होती है, बीटीसी या एनसीईआरटी की बुक होती है, वहां भी हमें जो पढ़ते हैं वहां भी ढेर सारे प्रयोग होता है कारक का, वो समझने में हमें आसानी होगी। इसलिए आप लोग ध्यान से अच्छा से देखने का काम करें। बस एक बार आप देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से जो आपको संस्कृत की क्लास दी जा रही है ये आपके लिए कैसा होता है। बस आप लोग एक बार देखने का काम करें। और आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट हम जरूर करेंगे कि यदि आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं जो लड़के क्लास 10th या फिर 12th में हैं, यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के तमाम बच्चों के पास इस चैनल को पहुंचा दें। और उन्हें बोले कि इन्हें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोज उनके पास सही सही समय पर पहुंचे। क्योंकि मेरा वीडियोज अक्सर रात को ही अपलोड होता है, शाम के 6:30 से 8 के बीच में। जी हाँ, वैसे तो 7 बजे हर रोज अपलोड होता है, पर अब जो अपलोड होगा वो 6 से 8 के बीच में ही अपलोड होगा। और हम प्रयास करेंगे कि 7:30 बजे तक में अपलोड कर दें। उसके बाद अगला जो वीडियो आप लोगों का अपलोड होगा वो सुबह के 5 बजे के आसपास होगा। जी हाँ, सुबह के 5 बजे या फिर 6 बजे के बीच ही अपलोड होगा, जो होगा आप लोगों का या तो फिजिक्स या फिर संस्कृत या नहीं तो मैथ। इस चैनल के माध्यम से हम मैथ भी देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन बने रहिए हमारे इन 2 सब्जेक्ट के साथ। फिर आगे मिलेंगे हम। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये जो कारक है। जी हाँ, ये कारक जो है ये कारक है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कारक है क्या।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है, क्रिया के साथ, जी हाँ आपने सही सुना, जो क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। क्रिया समझते हैं आप लोग, कोई भी काम होता है, कोई भी काम, कोई भी वर्क, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये भी एक प्रकार का काम ही है। तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो जाए वही हमारा कारक कहलाता है। सही सुना आपने, वही हमारा कारक कहलाता है। देखिए कारक जो होता है, कारक का भाई भेद कितना है, इनका मुख्य रूप से अगर देखें तो इनका हिंदी में 8 भेद है। जी हां आपने सही सुना, कारक का हिंदी में 8 भेद है। हिंदी में कारक जो है 8 है। वहीं अगर हम संस्कृत में पढ़ें, संस्कृत में तो हम 7 विभक्ति ही पढ़ते हैं। सही सुना आपने, संस्कृत में हम सिर्फ और सिर्फ 7 विभक्ति ही पढ़ते हैं। वो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा इस क्लास में। आप लोग देखिए कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए कि कारक जो है, कारक इसको हम हिंदी में समझाते हैं। पहले हिंदी में पहले इनके बारे में विश्लेषण करते हैं, इनके सारे भेद को स्पष्ट करते हैं आपके सामने। इनके कुछ विभक्ति चिन्ह जो होती है मैं उन्हें स्पष्ट करता हूं, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप लोगों को संस्कृत में बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखिए क्या होता है। तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कारक जो है, कारक ये सब मिला के हिंदी में कितने प्रकार के हैं, ये 8 प्रकार के हैं। सही सुना आपने, ये 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे, पहला जो है वो है हमारा कर्ता कारक। जी हाँ, पहला क्या है, पहला है हमारा कर्ता। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कर्म। फिर क्या है, तीसरा है हमारा करण कारक, करण। फिर क्या है, उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान। फिर है हमारा आपादान, आपादान कारक। उसके बाद है हमारा संबंध कारक। जी हाँ, उसके बाद है हमारा संबंध कारक। और उसके बाद क्या है हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। एक है हमारा अधिकरण। जी हाँ, ये चारों, ये सातों हुआ। एक और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं संबोधन। संबोधन हालांकि संस्कृत में इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि संबोधन का रूप जो है कर्ता कारक के रूप के अनुसार ही, इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। इसलिए हम लोग संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ ये 7 के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि 8वां का जो संबोधन जो होता है, उनका जो रूप चलता है वो कर्ता कारक के अनुसार ही चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब देखिए जो कर्ता कारक है, इनका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। जो कर्ता कारक है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, ने या शून्य होता है। जी हाँ, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इनका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जी हाँ, ने। उसके बाद देखिए कर्म है। अब कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इनका विभक्ति चिन्ह होता है को। क्या होता है इनका विभक्ति चिन्ह, इनका विभक्ति चिन्ह होता है को। फिर उसके बाद हमारा होता है करण। जी हाँ, करण। करण का होता है विभक्ति चिन्ह से। सही सुना आपने, कर्ता, कर्म, करण। कर्ता का ने हो गया, कर्म का को हो गया, करण का से हो गया। उसके बाद देखिए संप्रदान है। तो संप्रदान का होता है हमारा को या फिर के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है को, यानी तो हम बोल सकते हैं के लिए। उसके बाद अपादान है। अपादान का होता है से। अब देखिए से 2 आ गया, एक आ गया करण का, एक आ गया अपादान का। तो देखिए अपादान का जो से होता है, इसका ये कहां लगता है, जहां पर अलगाव का बोध होता है। जी हाँ, जहां पर अलगाव का बोध होता है वहां पे हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सभी जगह हम लोग करण कारक का ही प्रयोग करते हैं। जहां पे से लिखा हुआ रहता है तो हम करण समझ लेते हैं, या फिर अगर अलगाव का बोध हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे उसे करण, नहीं अपादान। सही सुना आपने। इसे एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दे इसका, तो वो हो जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से गिर रहे हैं ना। तो अब बताइए, अगर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या वह पत्ते पुनः उस पेड़ में लग सकता है, कदापि नहीं। वह पत्ते फिर से उस पेड़ में नहीं लग सकती है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है पत्ते पेड़ से अलग हो रही है। यहाँ पत्ते जो है पेड़ से क्या हो रही है, अलग हो रही है। मतलब यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो से लगा है ये हमारा करण नहीं है, ये जो है हमारा करण बिल्कुल नहीं है। ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा सॉरी अपादान। ये है हमारा कौन कारक, तो ये अपादान कारक का भेद है। आप लोग समझ गए होंगे इसे। आइए चलते हैं आगे। आप लोग ध्यान से देखिए, एक भी डाउट आप लोगों को आज कारक में हम नहीं रहने देंगे। इतना मुझे विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे। बस एक बार आप लोग देखें, अगर हो सके तो नोट भी करते जाएं,
क्योंकि आपको जो है इसी प्रकार से इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। रटने का तो मौका बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। जब हम परिभाषा लिखाएंगे तब तो आप रटेंगे, जब हम बोलेंगे लिख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए, तब तो याद करेंगे। आप लोगों को याद बिल्कुल ही नहीं करना है, बस आप लोगों को देख लेना है बढ़िया ध्यान से। अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते जाइएगा। प्रत्येक जितना भी इसमें पढ़ाएंगे वो सब का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद बस एक बार आप लोगों ने कभी भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों को पुनः सारा कुछ याद आ जाएगा। आइए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद है हमारा संबंध कारक। जी हाँ, आपने सही सुना, संबंध कारक। अब संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है का या फिर के या नहीं तो की, हम बोल सकते हैं संबंध का विभक्ति चिन्ह है। जी हाँ, आपने सुना, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। अब उसके बाद देखिए अधिकरण कारक है। अब जो अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक का क्या होता है? तो इसका होता है में या नहीं तो हम बोल सकते हैं पर। जी हाँ, आपने सही सुना, अधिकरण कारक का होता है में या नहीं तो पर। एक है हमारा संबोधन, इसका बोल सकते हैं हे या फिर हम बोल सकते हैं अरे, इस प्रकार से होता है। हालांकि इसको नहीं पढ़ेंगे चल सकता है, फिलहाल हमें साथ को ध्यान रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है, आप लोग इसे भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे या फिर उसे समझिए आप लोग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे का के की आ गया, ये क्या है का के की, कैसे हम समझेंगे कि ये जो है संबंध कारक का है? जैसे कि कहीं देखिएगा आप लोग कि लिखा हुआ रहता है कि राम का दोस्त दयालु है, राम का दोस्त इस समय मैदान में खेलता है। एक हम लिखते हैं आपके सामने, राम का दोस्त इस समय मैदान में खेलता है। राम का दोस्त इस समय मैदान में खेलता है। अब देखिए यहाँ पे राम का दोस्त, यहाँ पे का लग रहा है। आप लोग हमें बताएं कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। आप लोग हमें ध्यान से पढ़कर बताएं कि राम का दोस्त यहाँ पे का जो है किस कारक का है। तो ये हम बोल सकते हैं ये संबंध कारक का है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक संबंध बता रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है क्या कि राम का दोस्त जो है वो किसका है? राम का है। तो राम का संबंध हो गया इससे, तो राम का दोस्त मतलब ये संबंध कारक का है। तो हमें इस प्रकार से याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है मैदान में, यहाँ पे में आ गया। अब ये में किस कारक का है? तो अभी आप लोगों को हम बताए थे अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है में या पर। तो ये अधिकरण कारक का हम बोल सकते हैं कि ये में है, ये अधिकरण कारक का है। उसके बाद और अगर आप लोगों को बोले तो और बोल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों से कोई भी इसमें परेशानी नहीं हो रही होगी। ये तो आप लोगों को समझना जरूरी था, इस संस्कृत ग्रामर में अगर कारक पढ़ते हैं तो इसे याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं संस्कृत में समझाने का। उससे पहले एक चीज और आप लोग समझ ही ले। देखिए संस्कृत में जो है, वैसे हिंदी में पहले देख लेते हैं। हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार का है आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हिंदी में जो है ये वचन ये कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग बताएं कमेंट करके कि वचन जो है हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन और दूसरा है हमारा बहुवचन। सही सुना आपने। हिंदी में जो वचन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के हैं। जी हाँ, वो 2 प्रकार के, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन कहने से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन कहने से 2 से अधिक, 2 या 2 से हम अधिक बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक चीजों का बोध करवाता है, ये हमारा बहुवचन। जी हाँ, आपने सही सुना, ये हिंदी में 2 प्रकार का था। लेकिन अगर हम लोग संस्कृत में जाकर देखें तो संस्कृत में वचन जो है, संस्कृत में जो वचन है इसका 3 प्रकार हो जाता है। सही सुना आपने, संस्कृत में वचन 3 प्रकार का है। वो कौन कौन है? पहला देखिए, पहला है हमारा एक वचन। क्या है? एक वचन। फिर है हमारा द्विवचन, फिर है हमारा बहुवचन। अब देखिए, एक वचन कहने से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है, द्विवचन कहने से सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति का ही बोध होता है, और 3 से अधिक, 3 या फिर हम बोल सकते हैं इसे 3 या 3 से
अधिक व्यक्ति का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति का बोध है तो होता है तो एक वचन है, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है तो दो व्यक्ति ही नहीं बल्कि वस्तु भी बोल सकते हैं अगर बोध हो रहा है तो द्विवचन, और दो से अधिक अर्थात तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु की या फिर कोई भी चीजों का बोध हो रहा है तो वो हमारा बहुवचन है। जी हाँ, ये संस्कृत में बहुवचन का प्रकार है। हिंदी में तो दो ही है, संस्कृत में हमें तीन पढ़ना पड़ता है। अब देखिए उसके बाद एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत में जो लिंग है, जी हाँ संस्कृत में देखिए ये सब हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कारक को जानने से पहले इन चीजों का ज्ञान होना हमें बेहद ही आवश्यक है। उसके बिना आप लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सबका जड़ है ये। संस्कृत में तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि सबका एक जड़ ही है, ये पूरे बुक का जड़ बोले तो ये एक पूरे बुक का जड़ है, ये कारक। जी हाँ, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग कारक समझ जाते हैं तो पूरे ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहां से हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे इसके बाद संधि हो गया, आपका समास हो गया, तो ये आपको चुटकियों में हम आप लोगों को 1 घंटे मतलब एक ही क्लास में इस तरह से कंप्लीट करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप ऑफलाइन बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि हमारे जो ऑफलाइन बैच चल रही है पिछले 4 वर्षों से, उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत ही मतलब वैसे तो हम फिजिक्स स्पेशल पढ़ाते हैं वहां पे, फिजिक्स मैथ, लेकिन संस्कृत भी हम पढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि हम संस्कृत का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी हम जहां तक होता है हमसे उतना हम करवाते हैं बच्चों से। और संधि का और समास की बात करें अगर तो 1 घंटे कर सिर्फ कराए थे। अब की बार भी 1 घंटे में ही हम अब की बार सारे विद्यार्थी का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते थे समास में। जी हाँ, समास में सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 मिनट का हम ऑफलाइन घंटे किए थे। उसके बाद संधि का लगभग 55 से 60 मिनट घंटी करेंगे अगर, तो आपका वो चैप्टर हम एक दिन में ही खा पका सकते हैं। बस एक दिन नहीं, 1 घंटे, यानी 1 घंटे नहीं, एक 55 से हम 60 मिनट की बात करते हैं, इतना में ही। आप लोग बस ध्यान से देखने का काम कीजिए, ये सब बेसिक बन जाता है हमारा। अगर आप लोग इसे समझ जाते हैं तो आगे हम बताएंगे अगला चैप्टर अगर हम शुरू करेंगे। प्रत्यय सब हो गया, कितना हम लोग समझते प्रत्यय कितना हार्ड चीज है, तो आप लोग घबराइए नहीं। प्रत्यय सबसे आसान चीज है, सबसे आसान। हालांकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमें भी लग रहा था कि प्रत्यय सबसे हार्ड चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रत्यय के लिए जो है बहुत ही आसान ट्रिक बनाए हैं। एक आसान ट्रिक जो बच्चों को हम सिर्फ जो है 1 से 2 बार बताते हैं और बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं उसे, और समझने के बाद उसे कभी भूल भी नहीं सकते। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग अगर इस क्लास को मिस नहीं करते हैं, आप लोग लगातार बने रहते हैं हमारे साथ, तो हम इतना उम्मीद के साथ आप लोगों को कह सकते हैं कि अगर आपके सामने 10 बच्चे भी बैठ जाते हैं तो आप उन्हें भी सही और सतर्कता पूर्वक समझा सकते हैं, अच्छे तरह से बता सकते हैं उन्हें। बस आप लोग एक बार भरोसा करके देखने का काम कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे थे हम बोल रहे थे कि संस्कृत में वचन जो है ये 3 प्रकार के हैं। चलिए एक बार एग्जाम्पल देते हैं, फिर लिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देंगे। तो ये जैसे कि हम लिख लेते इधर एक वचन, इधर लिख लेते हैं द्विवचन, और लिख लेते हैं बहुवचन। देखिए हम यहां पे लिखते हैं सबसे आसान ही बालक, एक लिखते हैं बालको और एक लिखते हैं बालका। अब देखिए ये बालका हम बोले हैं, बालका किस मतलब लड़का। तो बताइए यहाँ पे एक वचन में हम बालका लिखे, द्विवचन में बालको लिखे, बहुवचन में बालका लिखे। तो यहाँ पर जो बालका है, ये बालका कहने से क्या होता है, मतलब इसका मतलब हुआ एक लड़का, सिर्फ और सिर्फ कितना लड़का, इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक लड़का। जी हाँ, आपने सही सुना। आगे देखिए, अब एक और है हमारा बालको। ये बालको कहने का मतलब क्या है? बालको कहने का मतलब है 2 बालक या फिर 2 लड़के, हम बोल सकते हैं 2 लड़के। जी हाँ, आपने सही सुना, बालको मतलब हो गया आपका 2 लड़के। और एक हमारा बचता है यहाँ पे बालका। ये बालका मतलब क्या हुआ? बालका मतलब हुआ अनेक लड़के। कितना लड़के? तो अनेक लड़के। ये बहुवचन में हमारा चल गया। तो आप लोग को हम यही बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत में जो वचन है हमारा, वो वचन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें उम्मीद है आप सबसे कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लिंग भी पढ़ ही लेते हैं। यहां पर जो हमें लिंग पढ़ना है वो 3 प्रकार का पढ़ना है। जी हाँ, संस्कृत में जो लिंग पढ़ना है हमें, वो 3 प्रकार का पढ़ना है। लिंग 3 प्रकार का पढ़ना है। पहला कौन पढ़ना है हमें? पहला पढ़ना है हमें पुल्लिंग। जी हाँ, दूसरा पढ़ना है हमें स्त्रीलिंग। जी हाँ, और एक पढ़ना है हमें नपुंसक लिंग।
इतना आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें आपको मुख्य रूप से अगर हम बोले मुख्य रूप से, तो आप लोगों को कारक का जो कुछ क्रिया रूप होता है उन्हें आप लोगों को पढ़ लेना है बढ़िया से। एक पुल्लिंग के लिए अगर बोले तो हम बालक शब्द रूप लिख सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को हम बालक शब्द रूप अभी जस्ट रटाने वाले हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और एक स्त्रीलिंग में अगर जाएं तो यहाँ पे आप लोग लता शब्द पढ़ सकते हैं। लता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग रूप है, इनको आप पढ़ लीजिए, इन्हें आप याद कर सकते हैं, जो सब दिन काम आएगा आपको। एक दो रूप हमें याद रखना बेहद जरूरी है। नपुंसक लिंग में आप लोग बोल सकते हैं इसमें फल, फल शब्द रूप, इसको आप याद कर लीजिए। ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया है तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं चुटकियों में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त चाहेंगे। तो आइए हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम संस्कृत में पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कारक के बारे भेदों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कारक के संस्कृत में 7 ही भेद है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत में कारक के सिर्फ और सिर्फ 7 ही भेद है। आइए हम लोग वो 7 भेद को अच्छे से पढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं स्टार लगा के भी, संस्कृत में कारक के 7 भेद होते हैं। जी हाँ देखिए, इसका परिभाषा नहीं भी लिखा है, नहीं भी याद करें आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिभाषा नहीं भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर हम लोग समझ लेते हैं, परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है इसका। कारक का जो 7 भेद है उसका परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है। हमें परिभाषा याद है नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझना जरूरी है। जैसे कर्ता कारक है तो ये है क्या, इसको समझना जरूरी है। सेंटेंस में जो बैठाते हैं लिखते हैं उसमें ये कारक क्या है उनके बारे में विश्लेषण करेंगे हम, उसे समझना जरूरी है, उन्हें आप लोग समझेंगे। रटना जरूरत नहीं होता है हर कुछ। अब देखिए इसका पहला भेद हम लिखते हैं। सबसे पहला भेद जो है वो क्या है आप लोग हमें बताएं। पहला भेद है इसका, हम जस्ट बताएं अभी आप लोगों को, कर्ता कारक। जी हाँ कर्ता कारक पहला है, कर्ता कारक सभी को लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा कर्म कारक, फिर है हमारा करण कारक, उसके बाद है हमारा करण के बाद क्या है हमारा बताएं आप लोग, उसके बाद है संप्रदान कारक, फिर है हमारा अपादान कारक, फिर उसके बाद क्या कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, उसके बाद है हमारा संबंध कारक, संबंध कारक, और फिर है हमारा क्या है बताएं आप लोग, हमारा है अधिकरण कारक। जी हाँ ये तमाम कारक के भेद हो गया आप लोगों को। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में इसे क्या कहते हैं। हिंदी में तो हम लोग पढ़े हैं इसको, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। संबोधन भी वहां पढ़े थे हिंदी में हम लोग, यहाँ पे संबोधन नहीं पढ़ना है क्योंकि संबोधन का रूप कर्ता कारक के रूप के अनुसार चलता है। तो ये होता क्या है संस्कृत में, हम बोलते क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। आइए आप लोग को हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ता कारक लिखे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ता कारक लिखे हैं। ये कर्ता कारक को जो हम संस्कृत में बोलते हैं वो बोलते हैं प्रथमा। क्या बोलते हैं, प्रथमा, या फिर बोल सकते हैं प्रथमा विभक्ति। जी हाँ कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे हम संस्कृत में प्रथमा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कर्म कारक है, कर्म कारक को हम लोग द्वितीया बोलते हैं। कर्म कारक को क्या बोलते हैं, द्वितीया, या फिर द्वितीया विभक्ति भी हम बोल सकते हैं क्योंकि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होती है। जी हाँ आपने सही सुना, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा करण, इसको हम तृतीया बोलते हैं। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग ट्रिक से, ऐसे ही कर्ता 1 नंबर में हुआ, 2 नंबर में कर्म हुआ, 3 नंबर में करण, 4 में संप्रदान, 5 में अपादान, 6 में संबंध और 7 में हमारा अधिकरण है। सही सुना आपने। उसके बाद देखिए उसके बाद हम ऐसे बोल सकते हैं जो पहला नंबर में उसको प्रथमा, द्वितीय नंबर में 2 नंबर में जो द्वितीया, 3 में तृतीया, 4 में चतुर्थी, 5 में पंचमी, 6 में सप्तमी, षष्ठी और 7 में सप्तमी। तो हम बोल सकते हैं संप्रदान को चतुर्थी। जी हाँ चतुर्थी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पंचमी, ये हो जाएगा हमारा षष्ठी और ये हो जाएगा हमारा सप्तमी। सही सुना आपने। तो इसमें हम बोल सकते हैं कर्म कारक में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
उसके बाद करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति। 6 नंबर में संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और 7 नंबर में हमारा अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होती है। समझ गए आप लोग? इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्ता, काम करने वाला, जो काम करता है उसको ही कर्ता बोलते हैं, काम करने वाला को ही कर्ता बोलते हैं, और कर्ता का फल जिससे पड़ता है वो कर्म होता है। ये हम लोग समझते हैं ध्यान से, बारीकी से। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसे लिखते हैं यहां पे, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। राम कहां जाता है? तो राम विद्यालय जाता है। आइए इसको हम अनुवाद करते हैं। पहले राम का संस्कृत क्या होता है? राम देखिए नाम है किसी का, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो ये राम जो है ये एक वचन में है, एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक व्यक्ति का नाम है किसी का, ये राम है। ये एक संज्ञा है। क्या है? ये एक संज्ञा है, अर्थात किसी का जो है ये नाम है। तो इसका जो संस्कृत बनता है बच्चों, इसका संस्कृत क्या बनता है? तो किसी भी नाम का संस्कृत सीधा उसमें विसर्ग लगा दें आप लोग, हो गया वो उसका संस्कृत। ये राम है, इसका संस्कृत रामा होता है। उसके बाद विद्यालय जाता है। राम कहाँ जाता है? राम विद्यालय। और क्या करता है? ये जाता है। तो राम विद्यालय जाता है। देखिए विद्यालय जाता है तो इसका संस्कृत होता है विद्यालयम। क्या होता है इसका संस्कृत? विद्यालयम। अब आप लोग कहेंगे कि विद्यालयम क्यों लिखे, हम क्यों ही लिखे विद्यालयम ही, जरूर बताएंगे आप लोग को, बने रहिए। और एक टॉपिक है हमारा, अनुवाद कैसे करें। एक टॉपिक है अनुवाद कैसे करें। इस टॉपिक पे चर्चा होगा। इस टॉपिक पे भी एक दिन चर्चा होगा, और बढ़िया से चर्चा होगा। इतना आसान से आसान तरीका से होगा जैसा कि आज का चल रहा है, ऐसे ही इसका भी, इस पे भी चर्चा चलेगा एक दिन की क्लास में। बस एक दिन की क्लास में आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि अनुवाद कैसे करें, सही तरह से सटीक जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राम विद्यालयम जाता है। जाता है, देखिए जाता है, जाता है ये हमारा क्या होता है? देखिए सबसे पहले कि राम कहां जाता है? विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले जाने का, विद्यालय जाने का काम किसका है? तो राम का है। तो ये राम जो है ये हमारा कर्ता है। विद्यालय जा कहां रहा है? कर्ता का फल किससे पड़ने वाला है? कहां पहुंचने वाला है? तो विद्यालय पहुंचने वाला है, वो कर्म है। उसके बाद क्या कर रहा है? तो जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। ये हमारा क्या है? क्रिया है। तो इसका होता है धातु गच्छ। क्या होता है? गच्छ। हलंत लगा सकते हैं, यहाँ पे हलंत लगा दीजिए। धातु होता है क्या इसका? गच्छ। जाना का धातु होता है गच्छ। अब हम क्या करें यहाँ पे, इसमें जो है क्रिया रूप कौन सा चलेगा? तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं कि कर्ता, सही क्या बोल रहे हैं आप लोग, गौर करेंगे इस पे। कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होंगे, हम लिख भी देते हैं इसको, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होंगे, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगा। सही सुना आपने? इतना बात तो आप लोग याद ही कर लें। याद करने की बात ही क्या है इसमें, याद नहीं करना है आप लोगों को, बस समझिए इसको। कर्ता जिस पुरुष के, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होता है। लेकिन आप लोगों से हम माफी चाहेंगे कि एक चीज हम आप लोगों को आज नहीं बता पाए, लेकिन अभी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। जो पुरुष होता है, पुरुष, ये पुरुष संस्कृत में कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। एक है हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, और एक है हमारा उत्तम पुरुष। जी हाँ, तो इसके बारे में भी आप लोगों को चर्चा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अनुवाद कैसे करें वहां बता देंगे आप लोगों को, ध्यान से। अभी देखिए फिलहाल इसे क्या कह रहे हैं हम, कि कर्ता जिस पुरुष में होता है, जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होता है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो सबसे पहले देखिए, राम एक नाम है, और कोई भी नाम हो, एक नाम है, वो प्रथम पुरुष। देखिए नाम कितना भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितना भी नाम हो, वो तमाम नाम प्रथम पुरुष में ही रखा जाता है। एक मिनट, तो हम आप लोगों से क्या बोल रहे थे कि कोई भी नाम हो वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही रखा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रथम पुरुष में उसे किस वचन में रखा जाता है। तो ध्यान रखिए आप लोग, एक नाम है एक वचन में, 2 नाम है द्विवचन है, स्वाभाविक है। 2 से अधिक नाम है तो बहुवचन में जाएगा वो। तो यहां पे देखिए
ये राम जो है एक ही नाम है, राम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये एक वचन में है। हम क्या बोले, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होता है, तो ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है। फिर क्या कह रहा है, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होता है, तो क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में होगा। तो गच्छ धातु को अगर हम क्रिया रूप में बैठाएं तो गच्छति क्या होता है, तीत अंति। अब कहेंगे आप लोग कि तीत अंति क्यों बोल रहे हैं हम, किस कारक का मतलब ये किस लकार में गया, हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये जाता है, यहाँ पे ता है लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे ता है लगा हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर ता है लगा हुआ है तो ये हमारा लट लकार है, यानी कि वर्तमान काल है। लकार के भी बारे में चर्चा होगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बने रहिए हमारे साथ। ये ता है मतलब ये लट लकार है, वर्तमान काल है। और लट लकार का सूत्र होता है ती तह अंति सी थ थ। हम लिख देते हैं यहाँ पे ती त अंति सी थ थ। आमी आव आम। ये जो होता है ये सब हमारा एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। जो पहले है ये हमारा प्रथम पुरुष है, बाद वाला मध्यम पुरुष है, फिर हमारा उत्तम पुरुष है। सही सुना आपने, ये हमारा ये इतना हुआ। अब देखिए आप लोग हम क्या बोले, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में था, क्रिया उस पुरुष के उसी वचन में होगा। तो गच्छ को अगर ले जाए प्रथम पुरुष के एक ही वचन में तो गच्छ में लग जाएगा ती, स्वाभाविक है हो जाएगा यहाँ पे गच्छति। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गच्छति, तब हलन जो है हमारा हट जाएगा क्योंकि आगे संधि कर लेता है गच्छति। तो ये हमारा बना रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो देखिए अब जो है ये राम ही हमारा क्या है, यही है हमारा कर्ता। कहेंगे वो कैसे, तो देखिए काम कौन कर रहा है, जो काम करता है वही स्पेशल में हम बोल सकते हैं करता है। तो काम ये कर रहा है तो ये करता है हमारा। फिर विद्यालयम, काम कौन सा हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ये हमारा हो गया क्रिया। काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो वो हमारा क्रिया हो गया। उसके बाद कहाँ जा रहा है ये, तो ये विद्यालय जा रहा है। तो ये विद्यालय जो है यही है हमारा कर्म कारक। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। अगर समझ गए हैं तो एक बार कमेंट में अपना राय जरूर बताएं दे कि आप लोग समझे या नहीं समझे, या फिर मुझे और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि आप लोग हमें बताएंगे तो ही तो हम सुधार कर पाएंगे। हमें तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी बच्चों तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कभी एक बार निकालने के बाद पुनः तमाम बातें आप लोगों को याद आ जाए अच्छी से। चलिए हम लोग बोर्ड क्लीन करते हैं, इसके बाद हम अगला सच पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है अगला टॉपिक हमारा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा और भी कुछ नया चीज, कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आप लोगों को कारक से, वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आ सकता है संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। आप लोग हमें बताएं कि संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बताइए आप लोग ध्यान से। ऑप्शन में दे सकता है आप लोगों को, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में दे सकता है कर्म कारक, बी में दे सकता है संप्रदान, और सी में दे सकता है अपादान, और डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सम क्या बताए थे अब, कर्ता 1 नंबर, कर्म 2 नंबर, करण 3 नंबर, संप्रदान 4 नंबर, प्रथमा द्वितीया तृतीया 4 नंबर है तो चतुर्थी, 4 नंबर है तो चतुर्थी। सॉरी हम यहाँ पे कुछ मतलब हिंदी में दे दिया इसका संप्रदान, माफी चाहेंगे। यहाँ पे संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख पड़ गया। इसका जो ऑप्शन होगा वो विभक्ति का होगा, सिर्फ विभक्ति का। तो इसमें हम बोल सकते हैं संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस विभक्ति का, 4 नंबर, 4 नंबर में गया चतुर्थी, हम बोल सकते हैं इसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में और भी कुछ दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को चतुर्थी में मारना है। और एक आइए हम लोग पढ़ते हैं लड़का का नाम
मोहन ही लेते, मोहन है, लड़का का नाम क्या है, मोहन है। आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे, या नहीं तो इसको संस्कृत में लिख देगा। संस्कृत में क्या बनेगा, पहले संस्कृत में बना लेते हैं फिर समझाएंगे आप लोगों को। लड़का का, सबसे पहले तो संबंध बता रहा है ना, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, लड़का का, इसका हो जाएगा बालकस्य, यानी कि बालक का। नाम, नाम, मोहन है तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन, क्योंकि ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, और है अस्ति हो जाएगा। तो हम बोल दे बालकस्य नाम, नाम मोहन अस्ति, बालक का नाम मोहन है। तो देखिए इसमें हम क्या बताने वाले हैं कि इसमें यही बताने वाले हैं कि इसमें बालकस्य में या इस सेंटेंस में बालकस्य नाम मोहन अस्ति, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल सकता है कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में दे देगा ऐसे करके, कर्ता, मतलब रेखांकित पद ऐसे दे देगा, या फिर रेखांकित पद में किस कारक का प्रयोग हुआ है, कर्ता, कर्म, संबंध दे देगा एगो, डी में नॉन भी दे सकता है, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपकी नजर में, आपकी नजर में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो बालकस्य, बालक का लग रहा है, का संबंध कारक, बालकस्य, बालकस्य में कौन कारक हुआ, बालकस्य मतलब होता है बालक का, कौन सी कारक है, संबंध कारक है, तो बोल सकते हैं संबंध कारक हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी में मारना है, 1 मार्क्स में जीत लेना है फटाक से। और इस संबंध कारक को ही हम लोग बोलते हैं षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन्हें समझने का प्रयास करें। उसके बाद हम बोल सकते हैं बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है या पटना है, बिहारस्य, बिहारस्य राजधानी नगरे पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहारस्य राजधानी, बिहारस्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, बिहारस्य, बिहार का या बिहार के, तो के का की हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। तो बताएं आप लोग इतना बातें समझे, आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए उतना अनुवाद हमें नहीं पढ़ना है, उतना अभी पंडित नहीं बनना है हम लोग को, पंडित बनना है तो अगले नया जो क्लास शुरू होगा अगला उसमें बनना है, मतलब वहां पे हमें बहुत ही चीजें सीखना है। अभी यहाँ पे अनुवाद कैसे करें, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को हम कैसे बना लें, आसान से आसान शब्दों में कैसे बनाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। बहुत बच्चों को ये उत्सुकता रहती है सीखने का, नहीं सीख पाते हैं, बहुत जगह पढ़ते नहीं सीख पाते हैं, लेकिन इतना तो हमें पे विश्वास आप कर सकते हैं कि अगर एक बार क्लास करेंगे तो एक बार में ही आप लोगों को हम सिखा डालेंगे, एक बार में ही। चलिए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं और कुछ हम शब्द रूप पढ़ लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, एक धातु रूप आ चुका है। तो देखिए इसको ध्यान से समझने का काम कीजिए आप लोग। ये बालक शब्द रूप है, बालक शब्द रूप है, और ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है प्यारे बच्चों। इसे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए इसको और समझ जाएंगे आप लोग। इसे याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखिए विभक्ति जो है, विभक्ति सब मिला के क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 विभक्ति आप लोग के समक्ष आ चुका है। अब देखिए इसमें वचन कौन सा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें देखिए प्रथमा का एक वचन, एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखिए आप लोग क्वेश्चन आएगा कि बालक शब्द रूप का, जी हाँ बालक शब्द रूप का प्रथमा द्विवचन क्या होता है। तो आप लोगों को बताना, ऑप्शन नंबर जो आएगा उसमें मारना है टिक बालकों में। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बालक शब्द रूप का चतुर्थी बहुवचन क्या होगा, तो बालकी भैया होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले कहते हैं बालकः, बालकः बालको बालका, क्या हुआ इसका मतलब, बालकः मतलब एक बालक, या फिर हम बोल सकते हैं एक लड़का ने, एक लड़का ने, जी हाँ एक लड़का ने। प्रथमा बोलते हैं कर्ता कारक को, और कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो एक लड़का, तो ये एक वचन के लिए हो गया, ने लग गया, ये कर्ता कारक था। उसके बाद यहाँ पे बालको है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 लड़के ने। कौन, कितना लड़के ने, 2 लड़के ने, क्योंकि ये द्विवचन में गया। प्रथमा का द्विवचन बालको, अर्थात 2 लड़के ने, कहने का मतलब हुआ यहां पर भी कर्ता कारक का ही प्रयोग होगा। उसके बाद एक है हमारा बहुवचन, यहाँ पे कह रहे हैं बालका, मतलब कितना लड़के बताइए आप लोग, कितना लड़के, तो अनेक लड़के
ने, अनेक लड़के ने, फिर से ने आ गया, ये कर्ता कारक का चिन्ह है। उसके बाद द्वितीया में कह रहा है बालकम। बालकम मतलब क्या हुआ, एक बालक या फिर एक लड़का को, एक लड़का को, इसका मतलब हुआ एक लड़का को। उसके बाद बालको, बालको मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, दो लड़के को, इसका मतलब हुआ दो लड़के को। फिर है बाल का नाम, हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनेक, अनेक लड़के को, तो इसका मतलब हुआ अनेक लड़के को। तो क्वेश्चन आएगा द्वितीया का बहुवचन क्या होता है, तो आप लोगों को बोल देना है बाल का नाम, मतलब बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान। इतना हुआ कंप्लीट, आप लोग समझ गए इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है उसके बाद तृतीया में बालकेन। बालकेन मतलब क्या हुआ, बालकेन तृतीया कहते हैं करण कारक को, विभक्ति चिन्ह होता है से, तो हम बोल सकते हैं एक लड़का से। बालकाभ्याम मतलब दो लड़के से। बालके मतलब अनेक लड़के से, अनेक लड़के से। बालकाभ्याम मतलब क्या, बालके मतलब क्या हुआ, अनेक लड़के से, मतलब ये बहुवचन में है। समझ गए आप लोग, ये करण कारक तक हम लोग क्लियर कर लिए। आइए हम लोग चलते हैं चतुर्थी में। चतुर्थी बोलते हैं संप्रदान कारक को। तो कहता है बालकाय, इसका मतलब क्या हुआ, एक बालक मतलब क्या, लड़का ना, वही लड़के को बोलते हैं, तो एक लड़का को, या हम बोल सकते हैं एक लड़का के लिए, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसके बाद है बालकाभ्याम, क्या है बच्चों, बालकाभ्याम, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो लड़के को, या फिर दो लड़कों के लिए, दो लड़के के लिए, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अनेक लड़कों के लिए। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। आइए पंचमी में चलते हैं। ये पंचमी बोलते हैं किसको, अपादान कारक को। सही सुना आपने। ये पंचमी बोलते हैं अपादान कारक को। उसके बाद बालकात। बालकात मतलब एक लड़के से, एक लड़के से। बालकाभ्याम, बालकाभ्याम मतलब एक लड़के, एक लड़के नहीं, एक लड़के नहीं, दो लड़के, दो लड़के से। उसके बाद बालकेभ्य मतलब अनेक लड़के से, अनेक लड़के से, अनेक लड़के से। फिर है षष्ठी में, षष्ठी यानी कि संबंध कारक का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है बालकस्य बालकियो बालकानाम। बालकस्य मतलब हो गया एक लड़का से। इसके बाद बालकियो है, हम बोलेंगे यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बालकियो मतलब द्विवचन में है, तो हम बोलेंगे दो लड़के से, और यहाँ पे बोलना है हमें अनेक लड़के से। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा हमारा बालके कह रहा है, सप्तमी का में होता है, तो एक बालक में, या फिर बालकियो दो बालक, दो लड़के में, और ये हो जाएगा अनेक लड़के में। इतना चीज हमें पढ़ने को मिलता है। और इसका रूप जो है संबोधन का, ये सब के सब देख सकते हैं आप लोग, कर्ता कारक के अनुसार ही चला है। बालकः बालको बालका है, तो यहाँ भी हे बालक हो गया, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगने के कारण यहाँ से विसर्ग हट जाता है। तो बालका बालको बालका, हे बालक हे बालको और हे बालका, ये कारक के आठों के आठों रूप था। तो प्यारे बच्चों, इतना ही कहकर, इतना ही आज का क्लास था। अब इसके बाद आपका अगला लेक्चर जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को अगले चैप्टर के लिए। आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूर दूर तक शेयर करें, और इन्हें सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं तो, और इन्हें दूर दूर तक शेयर कर दें, और उन्हें बोले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस चैनल पे अब आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। इतना ही आज क्लास था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।